हेलो स्टूडेंट्स, एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में मैं बताऊंगा रियल सीक्वेंसेस के बारे में, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यह वीडियो मेरा पेड कोर्स का एक पार्ट है। आप यदि रियल एनालिसिस का फुल कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन का नाम है एमए क्लासेस। प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से डाउनलोड करके इस फुल कोर्स को पढ़ सकते हैं। उस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड वीडियो के अलावा हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा। साथ में आपका अगर कोई भी डाउट है तो मैं उसको क्लियर करूंगा चैटिंग के माध्यम से या लाइव क्लास के माध्यम से या फ़ोन कॉल के माध्यम से। और साथ में आपको वहां पर मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट का भी फैसिलिटी। तो उस एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें, वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज भी हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले रियल सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं। सीक्वेंस आपके लिए नया चीज़ नहीं है, क्लास 11 से ही सीक्वेंस आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। मैं यहाँ पर सीक्वेंस को दो तरीके से डिफाइन करूँगा। सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन देखिए, लेकिन यहाँ पर जो आपको पढ़ना है वो रियल सीक्वेंसेस पढ़ना है। मैं सबसे पहले सीक्वेंस का डेफिनेशन बता रहा हूँ, फिर मैं बाद में बताऊँगा कि रियल सीक्वेंस किसको कहते हैं। तो चलिए सीक्वेंस को कैसे डिफाइन किया गया इसको देखिए। फर्स्ट डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, लेट एस बी ए सेट ऑफ नंबर्स। एस जो है यहाँ पर नंबर्स का सेट है। अब किस प्रकार का नंबर? कोई भी नंबर्स हो सकता है, वो रियल नंबर्स हो सकता है, इमेजिनरी नंबर्स हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है। कोई भी नंबर्स का एक सेट हम लोग एस ले रहे हैं। अब ये सक्सेशन ऑफ नंबर्स a1, a2, a3 डॉट डॉट an, डॉट डॉट, इस तरीके से हम लोग सक्सेशन ऑफ नंबर्स ले रहे हैं। सक्सेशन ऑफ नंबर्स का मतलब क्या हुआ कि ये एक ऑर्डर में है, क्रमागत संख्या है, एक के बाद एक आ रहा है। इसी सेट एस का ही मेंबर ले रहे हैं, ऑफ सेट एस। ये जो सारा मेंबर ले रहे हैं वो सेट एस का ही मेंबर ले रहे हैं और एक सक्सेशन ऑफ नंबर्स है, मतलब एक ऑर्डर में है, एक क्रम के अनुसार यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसी सक्सेशन ऑफ नंबर्स को हम लोग कहेंगे इज कॉल्ड ए सीक्वेंस इफ इट इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। अगर ये सक्सेशन ऑफ नंबर्स जो सेट एस का मेंबर है, अगर ये एक डेफिनेट रूल से बना हुआ है, तब हम लोग इसको कहेंगे सीक्वेंस। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं नेचुरल नंबर का सेट। यहाँ जो सेट एस लेना है वो नेचुरल नंबर का सेट ले रहे हैं। अब नेचुरल नंबर का सेट में से हम लोग यहाँ पर लेते हैं उसके एलिमेंट को, कुछ एलिमेंट को लिखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को 2 को लिख रहे हैं, फिर उसके बाद 5 लिखते हैं, फिर उसके बाद 8 लिखते हैं, फिर 11 लिखते हैं। ये कुछ सक्सेशन ऑफ नंबर्स है, नेचुरल नंबर से ही के सेट से ही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब ये एक डेफिनेट रूल से बना हुआ है। कौन सा डेफिनेट रूल? जरा ध्यान दीजिएगा। जो एलिमेंट फर्स्ट में लिखा हुआ उसमें अगर 3 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये नंबर मिल जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा। इसमें 3 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा 11। फिर इसके बाद कौन सा नंबर होगा वो भी पता कर सकते हैं, क्योंकि एक नियम से, एक रूल से बना हुआ है यहाँ पर ये सक्सेशन ऑफ नंबर्स। 11 में 3 ऐड करेंगे तो 14 उसके बाद वाला नंबर, फिर 14 में 3 ऐड करेंगे तो 17 उसके बाद वाला नंबर मिल जाएगा। तो एक डेफिनेट रूल से ये सक्सेशन ऑफ नंबर्स बना हुआ है। अगर ये डेफिनेट रूल से बना है तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे। ये एक सीक्वेंस हो गया। एक दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूँ। नेचुरल नंबर का ही सेट से मैं एलिमेंट लिख रहा हूँ, नंबर लिख रहा हूँ। मान लीजिए फर्स्ट एलिमेंट 1 लिख रहे हैं, सेकेंड एलिमेंट 4 हम लोग लिख रहे हैं, फिर थर्ड एलिमेंट 9 लिख रहे हैं, फोर्थ एलिमेंट जो है वो 16 लिख रहे हैं। इस तरीके से हम लोग कुछ नंबर्स यहाँ पर नेचुरल नंबर्स का सेट से ही कुछ नंबर को यहाँ पर लिखे हैं। ये सक्सेशन ऑफ नंबर्स हो गया, एक के बाद एक आ रहा है, ऑर्डर में है, और साथ में एक डेफिनेट रूल से बना हुआ है। कौन सा रूल? जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो 1 है वो नेचुरल नंबर 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है, फिर ये 4 का स्क्वायर है 16। उसके बाद कौन सा नंबर होगा वो हम लोग पता कर सकते हैं, क्योंकि एक रूल से बन रहा है, डेफिनेट रूल है। उसके बाद जो होगा वो 5 का स्क्वायर होगा 25, फिर 6 का स्क्वायर होगा 36, फिर वो 7 का स्क्वायर होगा 49। तो यहाँ पर जब डेफिनेट रूल से बना हुआ है तो कोई भी नंबर के बाद कौन सा नंबर होगा वो हम लोग पता कर सकते हैं। अगर डेफिनेट रूल से बना हुआ है तब इसको कहेंगे सीक्वेंस। ये भी एक सीक्वेंस हो गया। लेकिन अगर हम लोग नंबर ऐसा लिख दें, पहला नंबर 2 रख रहे हैं, नेचुरल नंबर ही रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, फिर 100 रख रहे हैं, फिर 7 रख रहे हैं, फिर 29 रख रहे हैं, फिर 38 रख रहे हैं, फिर 1000 रख रहे हैं, तो ये तो जैसे तैसे नंबर को लिखा गया, यहाँ पर कोई डेफिनेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है।
तो ये सीक्वेंस नहीं होगा। ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, लेकिन ये सीक्वेंस नहीं है क्योंकि ये डेफिनेट रूल से नहीं बना हुआ है। तो अगर सक्सेशन ऑफ नंबर्स जो है वो डेफिनेट रूल से बना हुआ हो तब उसको हम लोग कहेंगे सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में जो भी नंबर होता है उसको टर्म कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, दिस इज कॉल्ड सेकेंड टर्म, दिस इज कॉल्ड थर्ड टर्म। तो जितने भी नंबर्स होते हैं प्रत्येक नंबर को हम लोग टर्म कहते हैं। और यहाँ पर एक ऑर्डर में रखा हुआ है, यही पहले फर्स्ट में यही आएगा, ये सेकेंड में आएगा, ये थर्ड में आएगा। इसको आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि ये सक्सेशन ऑफ नंबर्स a1, a2, a3 डॉट डॉट an ऑफ सेट S इज कॉल्ड ए सीक्वेंस इफ इट इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये सभी टर्म होगा, a1 भी टर्म हो गया, a2 भी टर्म हो गया, a3 भी टर्म हो गया, ये nth टर्म कहलाएगा। दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, दिस इज nth टर्म। तो ये जो सीक्वेंस है इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको इतना ना लिख करके हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं। कैसे? द एबव सीक्वेंस इज यूजुअली डिनोटेड बाय, इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीके से नहीं लिख करके ये एंगल ब्रैकेट में लिख देते हैं nth टर्म को। ये nth टर्म जो होगा उसको एंगल ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये एक सीक्वेंस बताएगा, इस सीक्वेंस का यही सारा टर्म होगा। इस सीक्वेंस को इस तरीके से ना लिख करके हम लोग डिनोट इस तरीके से कर सकते हैं, या तो एंगल ब्रैकेट लिख सकते हैं या कर्ली ब्रैकेट लिख सकते हैं। तो ये दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ रहता है। तो अब जरा देखिए आगे, इफ सेट S इज सबसेट ऑफ R, अगर सेट S जो है वो R का सबसेट है, यहाँ पर जो सेट S हम लोग ले रहे हैं अगर वो R का सबसेट है, देन द सीक्वेंस an इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस। अगर ये जो सेट ले रहे हैं, जिस सेट का नंबर लेकर के हम लोग सीक्वेंस बना रहे हैं वो उसी का सीक्वेंस कहलाएगा। अगर नेचुरल नंबर का हम लोग नेचुरल नंबर के सेट से एलिमेंट को रखे हुए हैं, नंबर को रखे हुए हैं सीक्वेंस का एलिमेंट को, तब ये कहलाएगा नेचुरल नंबर का सीक्वेंस। अगर रियल नंबर का एलिमेंट लेकर के बनाएंगे सीक्वेंस तो वो रियल नंबर का सीक्वेंस कहलाएगा। अगर इमेजिनरी नंबर का एलिमेंट लेकर के बनाएंगे तो वो इमेजिनरी नंबर का सीक्वेंस कहलाएगा। तो हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर रियल नंबर का सीक्वेंस, तो जितना भी एलिमेंट यहाँ पर लेंगे सीक्वेंस में वो सारा क्या होगा, रियल नंबर का एलिमेंट होगा। तो S जो होगा यहाँ पर अगर R का सबसेट हो जाए, या S आप कहिए कि ये R ही हो जाए, सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाए, तब इस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे, रियल सीक्वेंस कहेंगे। यहाँ पर जो चैप्टर में पढ़ना है वो रियल सीक्वेंस पढ़ना है। बाद में हम लोग बार बार रियल सीक्वेंस नहीं बोलेंगे, वहाँ सिर्फ सीक्वेंस बोलेंगे। अगर सीक्वेंस बोल रहे हैं मतलब आप समझ जाइए कि वो रियल सीक्वेंस ही है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है रियल सीक्वेंसेज। अब जरा देखिए, यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे लेट an इक्वल टू, यहाँ पर an इक्वल टू 1/n², ये हम लोग an इक्वल टू 1/n² ले रहे हैं। जहाँ n क्या होगा, n यहाँ पर नेचुरल नंबर को डिनोट करता है, क्योंकि यहाँ पर n के जगह 1 रखेंगे या फिर n के जगह 2 रखेंगे, फर्स्ट टर्म कहलाएगा। ये n के जगह 2 रखेंगे तो सेकेंड टर्म, n के जगह 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस सीक्वेंस क्या बन जाएगा, देयरफॉर, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ देयरफॉर द सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस, an। देखिए अब an के जगह हम लोग un भी लिख सकते हैं, un से भी बहुत सारे बुक में un भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, या फिर sn भी लिखा हुआ मिलेगा। तो हम लोग कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं सीक्वेंस के लिए। an भी लिख सकते हैं, nth टर्म को an से डिनोट कर सकते हैं, या फिर un से डिनोट कर सकते हैं, या फिर sn से डिनोट कर सकते हैं। अलग अलग राइटर जो है वो अलग अलग चीज़ लिखता है, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो द सीक्वेंस an इज क्या हो जाएगा, अब सीक्वेंस फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1/1², 1/1²। सेकेंड टर्म क्या होगा, 1/2² हो जाएगा। तो 1/2² को आप 4 भी लिख सकते हैं, 1² को 1 भी लिख सकते हैं। फिर थर्ड टर्म देखेंगे तो 1/3² 1/3² मतलब 1/9 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस बन जाएगा। अगर हम लोग जनरल टर्म nth टर्म जो है वो 1/n² लेते हैं तो ये सीक्वेंस जो है वो क्या होगा, 1/1 मतलब 1 भी आप लिख सकते हैं इसको। तो फर्स्ट टर्म हो गया 1, सेकेंड टर्म हो गया 1/4, थर्ड टर्म हो गया 1/9 डॉट डॉट, इस तरीके से इन्फिनिटी तक जाएगा। ये इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया, इन्फिनिटी तक टर्म होता है इसमें। अब जरा ध्यान दीजिए, एक मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल मान लेते हैं, लेट
en इक्वल टू -1 टू द पावर n। तो द सीक्वेंस en, यहाँ पर हम लोग जो सीक्वेंस लिख रहे हैं सीक्वेंस en इज, ये क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम लोग n की जगह अगर 1 पुट करते हैं, 1 पुट करेंगे तो -1 का पावर 1, तो -1 का पावर 1 मतलब हो जाएगा -1। फिर सेकेंड टर्म के लिए n की जगह 2 पुट करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर +1 हो जाएगा। फिर हम लोग थर्ड टर्म निकालने के लिए n की जगह 3 पुट करेंगे तो -1 का पावर 3 करेंगे तो -1 आ जाएगा। फिर 4 पुट करेंगे तो +1 आ जाएगा। तो अल्टरनेट प्लस -1 आ रहा है, यहाँ पर -1 आ रहा है, फिर +1 आ रहा है, फिर -1 आ रहा है, फिर +1 आ रहा है। तो ये भी एक सीक्वेंस हो गया। इस सीक्वेंस का जनरल टर्म यानी कि nth टर्म -1 टू द पावर n है, ये भी एक सीक्वेंस हो गया। ये सारा सीक्वेंस जो है वो रियल नंबर का है, क्योंकि यहाँ पर जो भी नंबर यूज हो रहा है, जो भी नंबर सीक्वेंस में टर्म में आ रहा है वो सभी रियल नंबर है। तो ये रियल सीक्वेंस ही कहलाएगा। अब ये तो एक डेफिनेशन ये हुआ जिसमें हम लोग क्या पढ़ें कि सीक्वेंस क्या है, सक्सेशन ऑफ नंबर्स है, और वो सक्सेशन ऑफ नंबर्स जो है वो किसी एक डेफिनेट रूल से बना हुआ है। अब चलिए एक मेन डेफिनेशन जो है सीक्वेंस का यहाँ पर उसको डिफाइन करते हैं। कैसे वो डिफाइन किया गया सीक्वेंस को, दूसरे तरीके से देखिए। अनदर डेफिनेशन, बाय ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स वी मीन ये फंक्शन। रियल सीक्वेंस का मतलब क्या हो गया कि वो एक फंक्शन से डिफाइंड होगा। एफ फ्रॉम n टू r, कैसा फंक्शन, नेचुरल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में फंक्शन अगर डिफाइन कर देते हैं तो वो एक सीक्वेंस बता देगा। बाय ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स का जो सीक्वेंस होगा, वी मीन ये फंक्शन एफ फ्रॉम n टू r, n से r में हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं। एक्चुअली है क्या, यहाँ पर जैसे मैं अभी जो बताया हूँ a n इक्वल टू मान लीजिए 1/n², इसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर n की जगह 1 पुट करते हैं तो एक टर्म मिलता है a1, वो क्या आता है 1/1², जिसको आप 1 भी लिख सकते हैं। n की जगह 2 पुट करते हैं तो a2 आता है, a2 का वैल्यू क्या आता है 1/2² मतलब 1/4। n की जगह 3 पुट करते हैं तो a3 थर्ड टर्म आता है, सीक्वेंस का थर्ड टर्म मिल जाता है 1/3² मतलब 1/9। तो प्रत्येक नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक रियल नंबर मिल रहा है। ये सारा जो नंबर मिल रहा है वो रियल नंबर है। तो नेचुरल नंबर जो है वो इनपुट में डालिए और आउटपुट ये आ रहा है, ये इनपुट हो गया, आउटपुट ये आ रहा है, मतलब एक फंक्शन हो गया यहाँ पर, जिसका ये डोमेन हो जाएगा नेचुरल नंबर, और ये हो जाएगा इसका कोडोमेन हो जाएगा, ये रियल नंबर बन रहा है। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक हम लोग सेट लेंगे नेचुरल नंबर का सेट, और यहाँ पर हम लोग लेंगे रियल नंबर का सेट। अब यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूँ एफ ऑफ n इक्वल टू 1/n²। सपोज कीजिए मैं यही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। n जो है वो इनपुट हो जाएगा, इनपुट कैसा होगा, नेचुरल नंबर होगा, मतलब नेचुरल नंबर यहाँ पर डालना है और उसका जो वैल्यू आएगा वो कैसा आना चाहिए, रियल नंबर। तो नेचुरल नंबर का जो सेट है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। अब प्रत्येक के करस्पॉन्डिंग देखिए यहाँ पर कोई ना कोई नंबर मिलेगा। 1 के करस्पॉन्डिंग 1/1², मतलब आप इसको मैं यहाँ पर पूरा 1/1² ही लिख दे रहा हूँ। 2 के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, 2 का इमेज क्या होगा 1/2² हो जाएगा, तो 1/2² हो गया। 3 का इमेज हो जाएगा 1/3², 4 का इमेज हो जाएगा 1/4², 5 का इमेज हो जाएगा 1/5²। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रियल नंबर का एलिमेंट है, ये सारा जितना भी है वो रियल नंबर का एलिमेंट है, आर का ही मेंबर है ये सभी। तो एफ जो है n से r में एक फंक्शन डिफाइन किए, अगर इस तरीके से फंक्शन डिफाइन किए हैं तो ये भी एक सीक्वेंस बता देगा। एक्चुअली फंक्शन सीक्वेंस नहीं है, फंक्शन से जो आउटपुट मिलता है, फंक्शन का जो इमेज मिलता है उससे सीक्वेंस बन जाता है। यहाँ पर फंक्शन से जो वैल्यू मिल रहा है, आप प्रत्येक नेचुरल नंबर करना क्या है, नेचुरल नंबर यहाँ पर इनपुट में डालना है, n की जगह आपको नेचुरल नंबर डालना है। तो जो आउटपुट आएगा, जो इमेज आएगा, उसको आप एक अरेंज कर दीजिए, इन प्रत्येक नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग अरेंज कीजिएगा। 1 के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू मिलेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे यानी कि 1/1²। 2 के करस्पॉन्डिंग जो मिलेगा उसके बाद लिखेंगे यानी कि 1/2²। तो नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग जो मिल रहा है उसको उसी ऑर्डर में रखना है जिस
ऑर्डर में नेचुरल नंबर था, तो 1 के करस्पॉन्डिंग, 2 के करस्पॉन्डिंग, 3 के करस्पॉन्डिंग, तो इस तरीके से सभी नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग लिखते चल जाएं तो ये जो अरेंजमेंट आ रहा है, ये सक्सेशन ऑफ नंबर्स बन रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। और अगर इसका कोडोमेन आर है तो इसको हम लोग कहेंगे रियल सीक्वेंस। अगर ये कोडोमेन में इमेजिनरी नंबर का सेट हो जाता तो हम लोग कहते हैं इसको इमेजिनरी सीक्वेंस, यहाँ पर इमेजिनरी नंबर का सीक्वेंस बन जाता। अगर ये नेचुरल नंबर का सेट होता तो नेचुरल नंबर का सीक्वेंस बन जाता। तो ये डिपेंड करता है कि कोडोमेन में क्या होगा। हम लोग अभी यहाँ पर जो पढ़ेंगे रियल सीक्वेंसेज में, वो कोडोमेन यहाँ पर आर रखेंगे रियल सीक्वेंसेज में। तो अब जरा ध्यान दीजिए, इस तरीके से सीक्वेंस को FN से नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या करते हैं, यहाँ पर F और N ऐसा लिख देते हैं। क्योंकि आप इस तरीके से लिखिएगा, मान लीजिए फर्स्ट टर्म को लिखना है तो F1 लिखेंगे, तो F1 लिखेंगे तो ये थोड़ा लंबा दिख रहा है, इसके लिए हम लोग शॉर्ट में क्या यूज करते हैं, F1, 1 यहाँ पर सिर्फ लिखते हैं, ये लेंदी हो जाएगा। और फिर क्या है, इसको इस तरीके से भी नहीं डिनोट करके A1 भी लिख देते हैं, या फिर क्या लिख देते हैं, UN भी लिख देते हैं, या फिर क्या लिख देते हैं, XN भी लिख देते हैं। तो कई तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं। ये U1 होगा, U1, और इसको X1। तो फर्स्ट टर्म को F(1) या इस तरीके से F1 या फिर A1 या फिर U1 या फिर X1, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा सीक्वेंस का। तो कोई एक सिंबल हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग A1 से डिनोट करेंगे, या कभी कभी U1 से भी डिनोट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग A1 से या फिर U1 से, यानी कि सीक्वेंस को हम लोग AN से डिनोट करेंगे या फिर UN से डिनोट करेंगे। कोई भी एक यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी दो की बात कर रहा हूँ। कभी इसका भी यूज करूँगा, कभी ज़रूरत पड़ेगा अगर तो इसका भी यूज करूँगा। तो देखिए, अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर F एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। एक एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, पहले इसके बारे में समझ लीजिए, जो सिंबल यूज करते हैं कि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट n बिलोंग्स टू कैपिटल N इज डिनोटेड बाय। n का जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट तो करते हैं फंक्शन में, लेकिन यहाँ पर Fn से भी डिनोट करेंगे, या फिर An से या फिर UN से। एंड द सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय, सीक्वेंस को इस तरीके से, अगर ये Fn से डिनोट कर रहे हैं तो इस तरीके से, या फिर An से डिनोट कर रहे हैं तो इस तरीके से, या UN से डिनोट कर रहे हैं तो सीक्वेंस को इस तरीके से लिखेंगे। ये ब्रैकेट भी यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट का भी यूज करते हैं हम लोग, या फिर इस ब्रैकेट का भी यूज करते हैं। दोनों में से किसी भी तरीके से सीक्वेंस को आप लिख सकते हैं। तो देखिए, अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि लेट F बी ए फंक्शन फ्रॉम N टू R। R में डिफाइंड है, डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड हो रहा है, डिफाइंड एज F ऑफ N इक्वल टू 1/n² फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। तो देन F1, F2, F3 डॉट डॉट, दैट इज F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/1², F2 का वैल्यू 1/2², F3 का वैल्यू 1/3² डॉट डॉट, दैट इज, आप इसको 1/1 यानी कि 1 भी लिख सकते हैं। ये 1/2² मीन्स 1/4, 1/3² मीन्स 1/9 डॉट डॉट इज ए रियल सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस हो गया। तो सीक्वेंस क्या होता है, या समझिएगा, सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं नेचुरल नंबर से रियल नंबर के सेट में। अगर वो फंक्शन डिफाइंड हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक नेचुरल नंबर का इमेज निकाल लेंगे। 1 का भी इमेज निकाल लेंगे, 2 का भी इमेज निकाल लेंगे, 3 का भी इमेज निकाल लेंगे, प्रत्येक नेचुरल नंबर का इमेज निकाल लेंगे और उसी ऑर्डर में लिखेंगे। 1 के करस्पॉन्डिंग जो इमेज निकलेगा वो पहले लिखेंगे, फिर 2 के करस्पॉन्डिंग जो निकलेगा उसके बाद लिखेंगे, फिर 3 के करस्पॉन्डिंग, तो उसी ऑर्डर में लिखेंगे। तो इससे जो भी रिजल्ट आएगा, जो सक्सेशन ऑफ नंबर्स बनेगा, दिस इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस। तो सीक्वेंस को 2 तरीके से डिफाइन किया, एक तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, और एक यहाँ पर फंक्शन से हम लोग डिफाइन किए हैं कि सीक्वेंस जो है वो एक फंक्शन से डिफाइंड होता है जिसका डोमेन होता है n नेचुरल नंबर का सेट, और को डोमेन होगा यहाँ पर r रियल नंबर का सेट, तब उसको हम लोग कहेंगे रियल सीक्वेंसेज। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और रेंज सेट देखते हैं कि रेंज सेट क्या होता है। तो देखिए, रेंज ऑफ सीक्वेंस, या फिर इसको रेंज सेट ऑफ विच सीक्वेंस भी कहते हैं, रेंज ऑफ सीक्वेंस भी कह सकते हैं, या रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस कैसे डिफाइन किया गया है।
द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस an इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द सीक्वेंस। an कोई भी सीक्वेंस है, उसका जितना भी डिस्टिंक्ट टर्म्स है उसका एक सेट बना लेंगे, उसका एक कलेक्शन बना लेंगे, उसी को हम लोग रेंज ऑफ द सीक्वेंस कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर इस एग्जांपल में मैं इस सीक्वेंस को ले रहा हूँ, लेट an इक्वल टू -1 टू द पावर n। ये एक सीक्वेंस का जनरल टर्म हो गया, इनिट टर्म हो गया। तो देयरफॉर द सीक्वेंस, यहाँ पर हम लोग सीक्वेंस जो है an, द सीक्वेंस an इज, ये जो सीक्वेंस होगा इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इज क्या सीक्वेंस बनेगा, पहला टर्म आएगा -1, क्योंकि n के जगह हम लोग 1 बैठाएंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा -1 का पावर 1 मतलब -1, फिर दूसरा टर्म आएगा -1 का होल स्क्वायर +1 हो जाएगा, फिर -1 का पावर 3 -1 आ जाएगा, फिर +1 आ जाएगा, फिर -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इन्फिनिटी तक जाएगा। फर्स्ट टर्म -1, सेकेंड टर्म +1, थर्ड टर्म -1, फोर्थ टर्म +1 डॉट डॉट। अब डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या है, डिस्टिंक्ट नंबर कौन सा है इस सीक्वेंस का, दो ही एलिमेंट है, या तो 1 है या -1 है, इसके अलावा कोई भी तीसरा नंबर इसका टर्म नहीं है, या तो 1 है टर्म या फिर -1 है। तो जो भी डिस्टिंक्ट टर्म्स है सीक्वेंस का उसी का कलेक्शन बना देंगे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेंज सेट कहेंगे। तो देयरफॉर रेंज सेट भी कह सकते हैं या रेंज भी कह सकते हैं, रेंज ऑफ सीक्वेंस, यहां पर सीक्वेंस था सीक्वेंस an इज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ सीक्वेंस, सिर्फ दो एलिमेंट का सेट बनेगा, एक -1 और दूसरा 1, डिस्टिंक्ट एलिमेंट यही है। तो इसी का कलेक्शन बना देंगे, इसी का सेट बना देंगे, तो इसी को हम लोग रेंज सेट कहेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस सीक्वेंस में एलिमेंट जो है वो इनफाइनाइट है, लेकिन जब हम लोग रेंज बनाए हैं इसका सीक्वेंस का तो वो फाइनाइट हो गया, -1 और 1, बस दो ही एलिमेंट है। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूं, लेट bn, एक सीक्वेंस को हम लोग bn से डिनोट कर रहे हैं, जनरल टर्म इनिट टर्म bn लिख रहे हैं, bn इक्वल टू 1/n है, 1/n। तो देयरफॉर द सीक्वेंस, यहां पर सीक्वेंस क्या बनेगा, द सीक्वेंस bn इज, ये जो bn सीक्वेंस बनेगा वो क्या हो जाएगा, सबसे पहला फर्स्ट टर्म इस सीक्वेंस का क्या आएगा, n के जगह 1 बैठाएंगे तो 1/1 मतलब 1 हो गया। सेकेंड टर्म क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा, n के जगह 2 बैठाएंगे तो। थर्ड टर्म आ जाएगा 1/3, फोर्थ आ जाएगा 1/4, इस तरीके से इनफाइनाइट टर्म्स आएगा। अब इसका रेंज सेट बनाते हैं या रेंज भी कह लीजिए आप, तो रेंज ऑफ सीक्वेंस bn, यहाँ पर bn जो सीक्वेंस है उसका अगर हम लोग रेंज बना रहे हैं, रेंज सेट लिख रहे हैं, एंगल ब्रैकेट से मैं डिनोट कर रहा हूं, तो ये क्या बनेगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सेट। तो डिस्टिंक्ट सारा एलिमेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं सीक्वेंस का डिस्टिंक्ट है, यहाँ पर क्या था, रिपीटेड था, -1 था तो फिर -1 यहाँ पर भी था, फिर -1 यहाँ पर भी था। तो यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड नंबर ही यूज हुआ था सीक्वेंस को लिखने में, और यहाँ पर तो सारा नंबर जो है वो डिस्टिंक्ट मिलेगा। तो जितने भी एलिमेंट मिल रहा है सभी का एक सेट बना दीजिए, 1, 1/2, 1/3, 1/4 डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाएगा इस सेट में। इसी को हम लोग कहेंगे रेंज ऑफ द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस का रेंज हो गया। तो रेंज जो है सीक्वेंस का क्या होता है, आप सीक्वेंस लिखने में कौन कौन से डिस्टिंक्ट नंबर का यूज कर रहे हैं, जो जो डिस्टिंक्ट नंबर का यूज हो रहा है उस सारे का एक सेट बना लेंगे, इसी को रेंज ऑफ सीक्वेंस कहेंगे। यहाँ पर फाइनाइट रेंज ऑफ सीक्वेंस है, लेकिन इस में क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है। तो जो रेंज ऑफ सीक्वेंस बनता है वो फाइनाइट भी हो सकता है या फिर इनफाइनाइट भी हो सकता है। सीक्वेंस तो इनफाइनाइट ही है, सीक्वेंस में सारा एलिमेंट जो है वो इन्फिनिटी तक गया है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है, लेकिन उसका जब रेंज सेट बनाएंगे तो वो फाइनाइट भी हो सकता है या फिर इनफाइनाइट भी हो सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में देखते हैं। तो अब बाउंडेड एबव सीक्वेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं ये देखिए, ये सीक्वेंस an is said to be bounded above if there exists a real number capital M such that an less than or equal to M for all n belongs to capital M। क्या मतलब हुआ, इस सीक्वेंस को बाउंडेड एबव तब कहेंगे जब एक रियल नंबर m मिलना चाहिए, और ऐसा मिलना चाहिए ताकि उस सीक्वेंस का कोई भी टर्म ले तो उस नंबर से या तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N लिखा हुआ, मतलब यहाँ पर n की जगह अगर 1 पुट करेंगे मतलब फर्स्ट टर्म भी लेस देन m या इक्वल टू m होना चाहिए।
n की जगह 2 पुट करेंगे मतलब सेकेंड टर्म भी लेस देन m और इक्वल टू m होना चाहिए, थर्ड टर्म भी लेस देन और इक्वल टू m होना चाहिए। अगर इस सीक्वेंस का प्रत्येक टर्म जो है वो लेस देन और इक्वल टू m हो जाए तब इसको हम लोग कहेंगे बाउंडेड एबव। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, क्लियर हो जाएगा। ये एक सीक्वेंस हम लोग ले रहे हैं, -n² से बना रहे हैं एक सीक्वेंस, ये जनरल टर्म हो गया। सीक्वेंस क्या बनेगा, अगर प्रत्येक टर्म लिखना चाहते हैं सीक्वेंस का तो लिखिए n की जगह 1 पुट करेंगे तो -1² -1² मतलब -1 हो जाएगा। 2 पुट करेंगे n की जगह तो माइनस और 2 का होल स्क्वायर 4 मतलब -4। 3 पुट करेंगे तो -9। 4 पुट करेंगे तो -16 डॉट डॉट। ये एक बाउंडेड एबव सीक्वेंस होगा, एज बाउंडेड एबव। कैसे बाउंडेड एबव होगा मैं बता रहा हूँ, बाउंडेड एबव। क्यों बाउंडेड एबव होगा, बिकॉज इफ यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ an इक्वल टू -n², इसका जो जनरल टर्म है उसको हम लोग an से डिनोट करें, -n² को, nth टर्म को, तो देन प्रत्येक टर्म जो है इस सीक्वेंस का वो लेस देन और इक्वल टू -1 हो रहा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल। कैसे, जरा समझिए इसके बारे में। इस सीक्वेंस का जितना भी टर्म है वो या तो -1 है या -1 से छोटा है। देखिए फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म -1 के इक्वल है, सेकेंड टर्म -4 है, -4 तो -1 से छोटा हो गया। अगर सेकेंड टर्म की बात करें, a2 की बात करें, सेकेंड टर्म है -4, ये -4 किससे छोटा है, -1 से छोटा है। थर्ड टर्म की बात करें तो थर्ड टर्म है -9, ये भी -1 से छोटा है। तो जो भी टर्म आप देखिएगा वो या तो -1 है, फर्स्ट टर्म -1 के इक्वल है, और बाकी सारा टर्म जो है वो -1 से स्मॉलर है। तो अगर प्रत्येक टर्म किसी नंबर से लेस देन और इक्वल टू हो जाए तो उस सीक्वेंस को हम लोग कहेंगे बाउंडेड एबव सीक्वेंस। एक रियल नंबर लाइन पर हम लोग इसको देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। जैसे अगर इसका फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म है क्या, फर्स्ट टर्म है -1। सेकेंड टर्म की बात करें तो सेकेंड टर्म है -4। थर्ड टर्म की बात करें तो थर्ड टर्म है -9, -9 तो पीछे आएगा ना, -1 से पीछे -4, -4 से पीछे -9, फिर -16 इससे भी पीछे आ जाएगा, फोर्थ टर्म जो है वो -16 है। तो आप देखिए सबसे बड़ा टर्म क्या हो गया, -1, उसके पहले ही सारा टर्म है, तो ये अपर बाउंड का काम करेगा, ये ऊपरी सीमा का काम करेगा। इसके आगे कोई भी टर्म नहीं है, जो भी टर्म है वो इसके पीछे है, तो ये बाउंडेड एबव का काम करेगा। अपर बाउंड ये हो गया, इससे आगे कोई टर्म ही नहीं है। तो अगर ऐसा हो जाए कि सीक्वेंस का प्रत्येक टर्म किसी नंबर से स्मॉलर हो या लेस देन या इक्वल टू हो, जैसे -1 के या तो इक्वल है या फिर -1 से छोटा है, तो an जो है वो कोई भी हम लोग यहाँ पर नेचुरल नंबर पुट कर दें, सीक्वेंस का प्रत्येक टर्म लेस देन और इक्वल टू -1 आ रहा है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो इस सीक्वेंस को हम लोग कहेंगे बाउंडेड एबव सीक्वेंस। ये अपर बाउंड भी कहलाता है। यहाँ पर कैपिटल m जो होगा वो अपर बाउंड हो जाएगा, -1 इसका अपर बाउंड हो जाएगा। -1 भी, या फिर आप 0 भी कह सकते हैं, 0 से भी तो सारा नंबर छोटा है, तो 0 भी अपर बाउंड का काम करेगा। इससे कोई भी आगे बड़ा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 1 ही ले लेते हैं, तो 1 भी अपर बाउंड का काम करेगा, क्योंकि 1 से तो सारा टर्म छोटा है, तो -1 भी अपर बाउंड है, 0 भी अपर बाउंड है, या -1 से बड़ा कोई भी नंबर जो है वो इसका अपर बाउंड है। जैसे मैं सेट में अपर बाउंड के बारे में बता चुका हूँ, उसी तरीके से यहाँ पर सीक्वेंस में भी अपर बाउंड बन रहा है। तो सिंपल सा चीज़ है, अगर सीक्वेंस का प्रत्येक टर्म किसी रियल नंबर से लेस देन और इक्वल टू आता है तो उस सीक्वेंस को हम लोग कहेंगे बाउंडेड एबव सीक्वेंस। बिल्कुल सेम तरीके से डिफाइन किया गया बाउंडेड बिलो सीक्वेंस का। कैसे डिफाइन किया गया देखिए, ये सीक्वेंस an is said to be bounded below if there exists a real number small m such that, अगर उस सीक्वेंस का प्रत्येक नंबर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल m होता है, वहाँ पर लेस देन इक्वल टू था, ये an लेस देन इक्वल टू कैपिटल M था, और यहाँ पर अगर सीक्वेंस का प्रत्येक नंबर बड़ा हो रहा है m से, तब उस सीक्वेंस को हम लोग कहेंगे बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। जैसे एक एग्जांपल से देखिए, द सीक्वेंस यहाँ पर हम लोग n² ले रहे हैं। n² का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1² मतलब 1, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 का स्क्वायर मतलब 16। इस तरीके से ये सीक्वेंस बन जा रहा है। ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है, इज बाउंडेड बिलो। क्यों बाउंडेड बिलो होगा मैं बता रहा हूँ अभी। बाउंडेड बिलो होने के पीछे रीजन है, बाउंडेड बिलो बिकॉज यहाँ पर अगर हम लोग एक टर्म, जनरल टर्म को an से डिनोट करें, या an नहीं मैं bn से डिनोट कर दे रहा हूँ क्योंकि an पहले लिख चुका हूँ, तो bn इक्वल टू अगर हम लोग n² लेते हैं तो देखिए यहाँ पर इफ bn इक्वल टू n² देन
इस सीक्वेंस का प्रत्येक टर्म ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। कोई भी टर्म आप देखिए तो या तो 1 के इक्वल है, फर्स्ट टर्म 1 के इक्वल है, या फिर जो भी टर्म है वो 1 से बड़ा है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इस सीक्वेंस का प्रत्येक टर्म जो है वो या तो 1 है या फिर 1 से बड़ा है। अगर ऐसा कोई नंबर मिल जाए ताकि सीक्वेंस का प्रत्येक टर्म इस नंबर से ग्रेटर देन और इक्वल टू हो, तो इस सीक्वेंस को हम लोग कहेंगे बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। नंबर लाइन पर अगर हम लोग देखें तो नंबर लाइन फॉर फर्स्ट टर्म यहाँ पर A1 1 है, सेकेंड टर्म की बात करें तो सेकेंड टर्म A2 4 है, थर्ड टर्म की बात करें तो थर्ड टर्म A3 9 है, फोर्थ टर्म है आपका A4 16। तो देखिए ये जो है वो बिलो है, इसके बाद ही सारा टर्म है। सीक्वेंस का जितना भी टर्म है वो इसके बाद है, या फिर ये टर्म जो है यही पहला टर्म है, उसके बाद सारा टर्म है। तो ये लोअर बाउंड का काम करेगा, इसके पीछे कोई भी टर्म सीक्वेंस का नहीं है, तो ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कहलाएगा और ये लोअर बाउंड हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग यहाँ पर दो तरह का सीक्वेंस के बारे में देखे, एक बाउंडेड बिलो सीक्वेंस और एक बाउंडेड एबव सीक्वेंस। अगर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे तब उस सीक्वेंस को हम लोग बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। देखिए बाउंडेड सीक्वेंस को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये सीक्वेंस an इज बाउंडेड इफ दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड एबव। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो भी हो और बाउंडेड एबव भी हो तो उसको हम लोग कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। यानी आप ऐसा भी कह सकते हैं कि thus the sequence an is bounded if there exist real numbers small m and capital M such that उस सीक्वेंस का प्रत्येक टर्म इसी दोनों नंबर के बीच में होना चाहिए। स्मॉल m और कैपिटल M दो रियल नंबर मिल जाएगा, और उस सीक्वेंस का जितना भी टर्म है सारा टर्म इसी दोनों नंबर के बीच में अगर आता है तब उसको हम लोग बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। जैसे द सीक्वेंस 1/n का मतलब क्या हो गया, n की जगह अगर आप 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा 1, सेकेंड टर्म मिलेगा 1/2, थर्ड टर्म मिलेगा 1/3, फोर्थ टर्म मिलेगा 1/4। ये जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस है, इज बाउंडेड सीक्वेंस। क्यों बाउंडेड सीक्वेंस है? बाउंडेड सीक्वेंस क्योंकि इसको अगर हम लोग Cn मान लें, बिकॉज अगर इसको हम लोग Cn मानते हैं, इफ Cn इक्वल टू 1/n, देन अगर Cn मानते हैं तो यहाँ पर देखिए इस सीक्वेंस का प्रत्येक टर्म 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। कैसे, जरा समझिए। क्या इस सीक्वेंस में जो भी नंबर है वो कोई भी नंबर नेगेटिव होगा क्या? नेगेटिव तो कोई भी नंबर नहीं है। बहुत बड़ी संख्या अगर हम लोग n की जगह वेरी लार्ज नंबर पुट कर देंगे तब क्या होगा, 0 के काफ़ी नज़दीक हो जाएगा 1/n, 0 के इक्वल तो नहीं होगा, 0 के काफ़ी नज़दीक हो जाएगा। तो इस सीक्वेंस का जितना भी टर्म है वो 0 से बड़ा है या फिर 1 से छोटा है, 1 से कोई भी बड़ा नंबर नहीं है। आप सीक्वेंस का टर्म देख लीजिए, सबसे बड़ा टर्म जो है वो 1 है, 1/2 उससे छोटा है, 1/3 उससे छोटा है, 1/4 उससे छोटा है। तो ये दो नंबर के बीच में है, एक 0 है और एक 1 है, इसी के बीच में। फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म यहाँ पर है 1/2 और थर्ड टर्म उसके बाद है 1/3। अब उसके बाद क्या हो रहा है, धीरे 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 0 के काफ़ी नज़दीक टर्म होते जा रहा है, लेकिन 0 से छोटा कोई भी टर्म नहीं है, नेगेटिव टर्म कोई भी नहीं है, 1 से बड़ा कोई भी टर्म नहीं है। जितना भी टर्म है वो 0 और 1 के बीच में है। तो ये जो सीक्वेंस है इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे, क्योंकि इसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सीक्वेंस हो गया बाउंडेड सीक्वेंस है। तो यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ कि द सीक्वेंस दिस 1/n, जो सीक्वेंस को सारा टर्म को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, इज बाउंडेड सीक्वेंस बिकॉज इफ Cn इक्वल टू 1/n, देन अगर Cn इक्वल टू 1/n मान लेते हैं, इसका जनरल टर्म nth टर्म को Cn मान लेते हैं, तो Cn जो है वो 0 और 1 के बीच में है, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस हो गया। अब जरा देखिए, कुछ ऐसा भी सीक्वेंस मिलेगा जो ना तो बाउंडेड एबव होगा ना ही बाउंडेड बिलो होगा। मैं अभी तीनों तरह का एग्जांपल मैं बताया हूँ, बाउंडेड एबव सीक्वेंस का, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस का, फिर बाउंडेड सीक्वेंस। जरा यहाँ पर देखिए, इस एग्जांपल की अगर बात करें तो ये बाउंडेड एबव जरूर है लेकिन बाउंडेड बिलो नहीं है, क्योंकि -1 जो है इसका सबसे बड़ा टर्म है, लेकिन इधर पीछे कहाँ तक जा रहा है, -∞ तक जा रहा है, तो इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इस सीक्वेंस की बात करें, यहाँ पर 1 4 9 16, तो इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, 1 है इसका लोअर बाउंड, और इसके बाद जो नंबर आएगा वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम लोग देखें
कि ये जो सीक्वेंस है ये इसका दोनों बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये बाउंडेड सीक्वेंस हो गया। कुछ ऐसा सीक्वेंस मिलेगा जो ना तो लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा ना ही अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। जैसे देखिए द सीक्वेंस, हम लोग एक सीक्वेंस ये ले रहे हैं, द सीक्वेंस -1 to the power n into n। ये कौन सा सीक्वेंस हो जाएगा? हम लोग एंगल ब्रैकेट से भी सीक्वेंस को लिखते हैं या इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट से भी लिखते हैं। तो द सीक्वेंस दिस दैट इज, कौन सा सीक्वेंस बनेगा? n के जगह आप 1 पुट करते हैं तो -1 का पावर 1 मतलब माइनस, और n की जगह 1 -1 आ जाएगा। n की जगह 2 पुट करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। 3 पुट करेंगे तो ये आएगा -3। 4 पुट करेंगे तो -1 का पावर 4 पुट करने पर प्लस हो जाएगा, ये +4 आ जाएगा। फिर -5 आएगा, फिर 6 आएगा। मतलब इवन रहेगा तो वो पॉजिटिव और ऑड रहेगा तो नेगेटिव। देखिए 1 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव है, 5 नेगेटिव है, और इवन वाला जो है वो पॉजिटिव है। फिर -7 आएगा, फिर 8 आएगा, डॉट डॉट। अब ये सीक्वेंस ना तो बाउंडेड एबव है ना बाउंडेड बिलो है। क्यों? अगर हम लोग नंबर लाइन पर देखें तो फर्स्ट टर्म जो है वो -1 है, -1 यहाँ पर, ये फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म कितना है? सेकेंड टर्म 2 है, 2 यहाँ पर है, 2 सेकेंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म क्या है? -3, थर्ड टर्म इधर आ जाएगा, थर्ड टर्म यहाँ पर है। ये जरूरी नहीं है कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सीक्वेंस या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, लेकिन एक नियम के थ्रू एक फंक्शन होना चाहिए, एक डेफिनेट रूल होना चाहिए। कोई भी टर्म के बाद कौन सा टर्म होगा वो हम लोग पता कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इंक्रीजिंग ही हो, जरूरी नहीं कि डिक्रीजिंग ही हो। ये कभी देखिए A1 के बाद A2 है, लेकिन A2 के पहले फिर A3 है, A3 के बाद फिर A4 होगा। A4 मतलब फोर्थ टर्म ये है। फोर्थ टर्म क्या है यहाँ पर? फोर्थ टर्म देखिए 4 है। फिर फिफ्थ टर्म -5 है। फिफ्थ टर्म जो है यहाँ पर, फिफ्थ टर्म की अगर बात करें, फिफ्थ टर्म -5 है। फिर सिक्स टर्म यहाँ पर आप देख रहे हैं, सिक्स टर्म 6 है। तो ये इधर भी तो बढ़ रहा है, 2 4 6 8 डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक इधर भी बढ़ रहा है, -1 -3 -5 डॉट डॉट −इन्फिनिटी तक। तो ना तो इसका अपर बाउंड मिलेगा ना ही इसका लोअर बाउंड मिलेगा। तो ये ना तो बाउंडेड एबव है और ना ही बाउंडेड बिलो है। द सीक्वेंस दिस दैट इज दिस इज नादर, ये तो नादर बाउंडेड एबव नोर बाउंडेड बिलो, नोर बाउंडेड बिलो। ये बाउंडेड एबव भी नहीं है और ना ही बाउंडेड बिलो है। तो अभी जो हम लोग सीक्वेंस पढ़े हैं उसमें बाउंडेड एबव, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड सीक्वेंस, या कुछ ऐसा सीक्वेंस हो सकता है जो ना तो बाउंडेड एबव होगा ना ही बाउंडेड बिलो होगा। अब किसी भी सीक्वेंस का लिस्ट अपर बाउंड भी होता है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होता है। जिस तरीके से मैं सेट में बता चुका हूँ, रियल नंबर के सेट में लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, उसी तरीके से यहाँ पर भी सीक्वेंस में भी होता है लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज इस वीडियो में बस यहीं तक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।